नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग निरोग और स्वस्थ होंगे। क्राइम की स्टोरी शुरू कर उसके पहले एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जो एमपी का जो इंदौर शहर है, वह इंदौर शहर में 1 जनवरी 2025 से भीख मांगना और भीख लेना दोनों अपराध घोषित वहाँ का जो प्रशासन है उसने किया है। दरअसल इंदौर देश का पहला ऐसा सिटी बनने जा रहा है या बन चुका है कहे तो, जहाँ भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए वहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उन्होंने भीख लेना देना या फिर भिखारियों से किसी तरह का सामान लेना, खरीद फरोख्त करना, इन सबों को एक जो है गुनाह के श्रेणी में, एक अपराध की श्रेणी में रखा। और ऐसा करने पर अगर पकड़ में आते हैं तो जो शख्स किसी भिखारी को भिक्षा दे रहा है तो उसके 1 से 1.5 साल का सजा भी हो सकता है और जुर्माना भी जो है किया जाएगा अगर उस अपराध सिद्ध हो जाता है। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि वहाँ पर एक ऐसा वाकया पुलिस के नज़र में आया जहाँ पर एक शख्स जो है किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारिन को 10 रुपए का नोट देता और दूसरा शख्स जो है इसका वीडियो बाकायदा बना लेता और फिर जो है उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो कि फिर प्रशासन संज्ञान लेता है। फिलहाल उस शख्स का भी प्रशासन खोज कर रही है और अगर वह शख्स मिल जाता है जिसने मंदिर के बाहर बैठे हुए एक भिखारिन को भिक्षा दिया था तो प्रशासन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा और अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो 1 से 1.5 साल का सजा और जुर्माना भी का भी जो प्रावधान है। तो बढ़ते आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी जो है वह बोकारो का है। बोकारो में एक कसमार जिला और उसी कसमार जिला के मधुकरपुर गांव एक छोटा सा गांव है। वहीं पर रहने वाले एक पिंटू कुमार नायक की कहानी है। पिंटू कुमार नायक 28 साल का शख्स था और उसी गांव में, छोटे से गांव में वह पढ़ाई लिखाई करता और फिर साथ में जब बड़ा होता है तो साइबर कैफ़े उसी गांव में खोलता है, क्योंकि गांव में इस तरह का साइबर कैफ़े का बहुत ज़रूरत होता है जहां पर नेट और बाकी जीरोक्स और आधार कार्ड ये सब का जो अपडेट वगैरह किया जाता है। तो वह बहुत साल पहले वहाँ पर एक साइबर कैफ़े खोलता है और साथ में वह सरकारी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करते रहता है। और कुछ साल पहले, 5 साल 4 साल के पहले उसका जो है हजारीबाग के कोषागार में उसका सहायक के रूप में नियुक्ति होता है। अब वह गाँव के लड़कों के लिए एक आदर्श के रूप में लोग उसे मानते हैं और वह एक मिलनसार लड़का, हमेशा हंसमुख रहने वाला 28-29 साल का शख्स। और जब कभी भी हजारीबाग, हालांकि बोकारो से ज़्यादा दूर है नहीं, और जब कभी भी वह अपना गांव आता था तो जो दूसरे लड़के लोग थे जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करे थे, वो लड़कों को बाकायदा मार्गदर्शन भी किया करता था, मदद भी किया करता था। तो एक तरह से मिला जुला के करके एक हंसमुख और खुशमिजाज और अपने व्यवहार से पूरे गांव में लोग उसको जानते थे। और जब सरकारी नौकरी लग गया तो लोग उसका एग्जाम्पल भी देने लगे कि एक शख्स जो उसी गांव में पढ़ा लिखा सरकारी स्कूल में, फिर वो वहाँ पर गांव में ये साइबर कैफ़े खोलता है, साइबर कैफ़े के साथ जो है अपना तैयारी भी करता और फिर बाद में जा कर के 4-5 साल पहले उसने सरकारी जॉब भी ले लिया। तो गांव के लोग उसको एक आदर्श के रूप में मानते थे और गांव के जो लड़के जब कभी सरकारी जॉब के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई जानकारी चाहिए होता था तो उसे संपर्क भी करते थे और वह मदद भी किया करता था। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है वह पिंटू कुमार नायक जो है, पहले रांची में उसका पोस्टिंग होता, बहुत दिन रांची में भी रहता है, वहाँ पर भी कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद फिर हजारीबाग का कोषागार में वहाँ पर सहायक के रूप में। और उसका एक रूटीन था कि हफ्ते में वह शनिवार की शाम ड्यूटी करने के बाद हजारीबाग से अपना गांव जो है बोकारो कसमार पहुंच जाता था और सैटरडे की शाम पहुंचता था, रविवार रहता था और फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग वह हजारीबाग से बोकारो के लिए फिर अर्ली मॉर्निंग जो है वह बोकारो से हजारीबाग के लिए निकलता था। तो इसका रूटीन था, वह वर्षों से वैसे ही हर सैटरडे आता और संडे रहता, गांव में घूमता फिरता, लोगों से मिलता जुलता और फिर मंडे को अर्ली मॉर्निंग वह हजारीबाग से निकल करके बोकारो और फिर मंडे, उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग मंडे को निकलता और बोकारो से हजारीबाग के उसी कोषागार में सीधे ऑफिस पहुंचता था और फिर वहां पर वह रेंट पर रहा करता था। मिला जुला के सब चीज़ ठीक चल रहा था। 3 भाई थे, एक बहन। बड़ा भाई जो था वह 32 साल पहले उसका मृत्यु हो जाता है और एक जो मझिला भाई था उसका 15 साल पहले वह भी गुमशुदा हो जाता है। घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराया, घर वालों ने उसका खोजबीन किया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई जानकारी नहीं रहता। तो वे लोग, घर वाले भी उसका जो है मृत मान लेते हैं।
जबकि उसकी पत्नी थी और 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। पिंटू कुमार का माँ का नाम सरस्वती देवी और पिता शगुन नायक थे, और उसकी एक भाभी रह जाती है, जो मंझला भाई जो उसका रहता 15 साल पहले गुमशुदा हो जाता है। तो घर वालों ने मृत मान लिया था, लेकिन घर वालों, सास ससुर और फिर इसी पिंटू कुमार नायक जो है अपने बड़े भाई की जो बेटी लोग रहती है उन लोगों को पढ़ने लिखने में मदद करता है। फिर धीरे धीरे एक बेटी CISF भी ज्वाइन कर लेती है, दूसरी बेटी भी कहीं जॉब करने लगती है। तो मिला जुला के सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन इसी 12 जनवरी 2025 की रात में, संडे का दिन था, जैसा कि बताया कि उसका रूटीन था, हर वीक वह सैटरडे आ जाता था और संडे रहता था, और मंडे को अर्ली मॉर्निंग वह हजारीबाग के लिए निकल जाता था। और 12 जनवरी की उसी रात को बोकारो के कसमार के मधुकरपुर गांव में जहां उसका घर था, उसके घर में 2 अपराधी घुसते हैं और वह घर में सोया हुआ था पिंटू कुमार नायक, और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे गोलियों की आवाज़ आती है, अगल बगल रूम में जो माँ पिता सोए हुए थे और दूसरी रूम में भाभी सोई थी, सब कोई भागे दौड़ते उसके रूम की तरफ। तो देखते हैं कि उनका जो बेटा पिंटू कुमार नायक है वो अपने रूम में अपने बिस्तर पर लहूलुहान पड़ा हुआ, और अपराधियों ने गोली मार करके ऊपर छत के रास्ते से निकल गए। बाकायदा माता पिता जो दोनों अपराधी को भागते हुए ही भी दिखते हैं, लेकिन वे लोग दोनों अपराधी जो है भागने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों की रोने धोने और बाकी हो हल्ला की आवाज़ से आसपास के जो लोग पड़ोसी लोग रहते हैं वे लोग उसी रात को लगभग 11-12 बजे के करीब में जुटते हैं। उन्हीं पड़ोसियों में से कोई शख्स जो है उस कसमार के मधुकरपुर गाँव का जो थाना क्षेत्र रहता है, वहाँ थाना चौकी जो रहती है उसको इन्फॉर्म करती। पुलिस दल बल के साथ जब इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अपराधियों ने घर में घुस करके एक शख्स को गोली मारा और उसकी मृत्यु हो गई है, तो दल बल के साथ जो है पुलिस पहुंचती है उस रात को और मौका वारदात पर पहुंचती है, और तो चेक करती है तो पता चलता है कि जो पिंटू कुमार नायक उसका नाम था और उसकी मृत्यु हो चुकी है। सारा फोरेंसिक की टीम को पुलिस बुलाती है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग या कामयाबी पुलिस को हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस जो है इस केस में तफ्तीश करती है, आसपास के पड़ोसियों से पूछती है। उसके पहले जो है 100 को अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फॉरेंसिक की टीम जो है उस रूम से फिंगरप्रिंट्स और बाकी अन्य चीज़ें कलेक्ट करती है। जिस बंदूक से गोली चलाया गया उस गोली के थ्रू यह जानने का कोशिश किया जा रहा था कि आखिर वह देसी कट्टा है या फिर किस तरह के बंदूक से गोली चलाया गया था, कि इससे पता अपराधियों के बारे में पता लगाया जा सके। ये सारा चीज़ जो है पुलिस तफ्तीश करती है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू पुलिस को मिलता नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों से और जब घर के लोगों से पिंटू कुमार नायक और घर के बारे में जब पुलिस पूछताछ कर, तो एक चीज़ पता चलता है कि पिंटू कुमार जो है हजारीबाग के कोषागार में था, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल पास कराने के लिए बाकायदा उसको कई दिनों से धमकियां भी दे रहे थे। यह स्टेटमेंट जो है उसकी माँ सरस्वती देवी पुलिस को देती है, तो जान से मारने की धमकी भी मिली थी। तो पुलिस भी इस एंगल में भी तफ्तीश करती है कि शायद इस मर्डर का जो कनेक्शन है कहीं उसका उसी हजारीबाग के कोषागार से तो नहीं है, जहाँ पर किसी बिल या फिर, क्योंकि वैसे डिपार्टमेंट में था जहाँ पर बिल पास कराने के लिए बड़े बड़े ठेकेदार या फिर लोग जो है हो सकता है उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और लेकिन शायद पिंटू कुमार नायक कुछ गलत नहीं करना चाहता हो। इस कारण से जो है अपराधियों ने उस तरह का जो कोई शख्स ने इसके मर्डर का प्लान रचा और फिर अंजाम दिया। तब तक जब आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 5 साल के पहले एक पिंटू कुमार नायक के जो पिता शगुन नायक थे, उनका एक जमीन था और वह जमीन रिकॉर्डेड था, और सरकार जब रोड वगैरह रास्ता वगैरह बन रहा था उस गांव में तो उस जमीन का अधिग्रहण कर लेती है और मुआवजा के तौर पर लगभग 5-6 लाख रुपए पे करती है। लेकिन वह सारा पैसा जो है पिंटू कुमार नायक रख लेता है, जबकि कायदे से उसमें उसकी भाभी, और क्योंकि घर में उसकी भाभी थी, बाकी 2 भाई जो थे वे लोग मर चुके थे, एक गुमशुदा हो गया था, तो जिसको घर वाले भी मृत्यु मान लेते हैं, तो कायदे से जो है उस पैसे में हक उसकी भाभी का भी होना चाहिए था। लेकिन शायद पिंटू कुमार नायक जो है पूरा पैसा अपने ही पास रख लेता है, और इसको लेकर के लगभग 3-4 सालों से काफ़ी विवाद चल रहा था। और यह बात जो है आसपास के पड़ोसियों को भी मालूम था, क्योंकि कई दफ़ा इस मसला को सुलझाने के लिए आसपास के जो लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वे लोग गए भी थे उसके घर। इसीलिए बात जब पुलिस आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है घर के बारे में, तो एक चीज़ यह निकल करके सामने आया,
और यह भी पुलिस जब हजारीबाग उसके उस कोषागार में पहुंचती है और पिंटू कुमार नायक का बैकग्राउंड खंगालती है, और उसके पहले उसने जो रांची में काम किया था वहां पर भी पुलिस जो है इसका पिंटू कुमार नायक का बैकग्राउंड और बाकी इसके काम और इसके आचरण का तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि रांची में रहते हुए उसका एक किसी लड़की के साथ संबंध था और उस लड़की की शादी हो जाती है, और बाकायदा उसके बाद भी पिंटू कुमार नायक का उस लड़की के घर आना जाना था। पुलिस के पास एक पारिवारिक एंगल भी था, एक लव एंगल भी था, और तीसरा जो है एक उसके जॉब से रिलेटेड भी एंगल था कि अगर वहाँ पर किसी तरह का बिल पास कराने को लेकर किसी बिजनेसमैन या फिर किसी ठेकेदार के साथ तो कुछ अनबन नहीं था। तो इन तीनों एंगल पर पुलिस को काम करना था अपराधियों तक पहुँचने के लिए। अब पुलिस इन तीनों एंगल पर तफ्तीश करती है, लेकिन जैसा कि बताया हजारीबाग पे उसके जहाँ पर उसका ऑफिस था वहाँ पर भी विजिट करती है, उस पहले जहाँ वहाँ पोस्टेड था रांची में वहाँ पर भी विजिट करती है, घर भी खंगालती है, लेकिन पुलिस को कुछ कामयाब सुराग या फिर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। अब पुलिस जो है उस रात जो घटना हुआ था, पिंटू कुमार नायक का जो कत्ल हुआ था, उस रात पर जीरो इन करती है उस टाइमिंग को लेकर के। तो पता चलता है कि उस रात जो है सभी लोग खाना खाएं और अर्ली मॉर्निंग पिंटू कुमार नायक को हजारीबाग निकलना था, उसका हर सप्ताह का रूटीन था, तो वह जल्दी खा करके सो जाता है और घर के बाकी सदस्य माता पिता भी खा करके अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अब पुलिस को यह चीज़ पर डाउट होती है कि कुछ भी हो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है अपना ही आदमी का यानी घर के ही किसी शख्स का लग रहा है, लेकिन घर में तो बाकी सभी महिलाएं, एक सिर्फ उसके पिता जो है सुगुन नायक और खुद पिंटू नायक। तो पुलिस जो है बाकी सभी का सबसे पहले पिंटू नायक का कॉल डिटेल्स खंगालती है, तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद जो है उसकी भाभी का कॉल डिटेल्स उसके बाद पुलिस जो है उसकी भाभी सुनीता का कॉल डिटेल्स खंगालती है। तो जब उसकी भाभी सुनीता का सीडीआर रिपोर्ट पुलिस के पास आता है तो कुछ पुलिस को मिलता है, और कि 12 तारीख की बात सोने के बावजूद भी जो है सुनीता का मोबाइल एक्टिव था और किसी नंबर पर 2-3 दफ़ा बात हुआ था। अब पुलिस पूरी तरह से जीरो इन सुनीता के ऊपर करती है, और जब सीडीआर रिपोर्ट पे एक नंबर, जिस नंबर पे सुनीता का उस रात बात हुआ था, चुपके से पुलिस किसी को बिना बताए, ना ही सुनीता को ना ही सुनीता के घर वाले यानी पिंटू कुमार नायक के घर वालों को बिना बताए उस नंबर को ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि वह सुनीता की एक बहन है और उसी बहन का लड़का एक छोटा लाल, और उसी छोटे लाल से उस रात जो है सुनीता का 2-3 दफ़ा बात हुआ था। अब पुलिस जो उस छोटे लाल को पहले उठा थाने लेकर के आती है, और जब पुलिसिया हथकंडा अपनाती है तो छोटे लाल टूट जाता, और फिर उसके बाद बताता है कि इस सारे साजिश के पीछे मुख्य आरोपी जो उसकी भाभी सुनीता का ही हाथ है। उसके बाद पुलिस के पास जब गवाह और जो खुद कत्ल को अंजाम दिया वह शख्स बैठा हुआ था, उसके बाद पुलिस उस सुनीता को उठाती है और फिर दोनों को बैठा करके आमने सामने बात करती है। सुनीता के पास अब झूठ छुपाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि उसने जिसके थ्रू कत्ल कराया था पिंटू नायक का वह सामने बैठा हुआ था। सुनीता जो है पूरा कहानी सुनाती है। दरअसल वह बताती है कि यह कहानी 5 साल पहले शुरू होती है। सब चीज़ ठीक चल रहा था। उसका जो बड़े भाई वो 15 साल से गुमशुदा थे, 2 बच्चियाँ और एक बेटे का बोझ था। किसी तरह से जो है वह तीनों बच्चों का पालन पोषण करती है, घर वालों का भी सहयोग मिलता है। लेकिन तभी एक जो उनके पति थे, उसके पति का जो पिता रहते हैं यानी शगुन नायक, उनका एक ज़मीन था और उस ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था, ज़मीन को अपने काम के लिए लिया था, तो लगभग 5-6 लाख रुपया मुआवजा मिला था। और उस पैसे पर कायदे से हर भाई का हक होना चाहिए, और अगर भाई नहीं है तो उसमें से मेरे को भी पैसा यानी सुनीता को भी पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन पिंटू कुमार नायक जो है वह सारा पैसा अपने पास रख लेता, और इसको लेकर के काफ़ी दफ़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, घर में मीटिंग भी हुआ था। लेकिन वह पैसा जो है सुनीता को जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, वह सुनीता के हिसाब से जैसा वह पुलिस को बयान देती है। और इसी के कारण जो उसके मन में खुन्नस था, और जो देवर भाभी या फिर घर में जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन में दरारें आ गई थी। अब इसी के कारण जो है सुनीता पिंटू नायक का कत्ल करना चाहती है, ताकि जितना पैसा या फिर जो उसने उसको पैसा नहीं दिया उस ज़मीन को बेचने के बाद जो कि उसका हक बनता है, तो उसको सबक सिखाने का वह फैसला लेती है। और उसके बाद इसके लिए वो अपने एक भाई के जो बेटा रहता है छोटे लाल, उसको मिलाती है। और उसके बाद जो है छोटे लाल एक आपराधिक किस्म का शख्स से जान पहचान रहता है और उसको अपने इस साजिश में शामिल करता है, और बाकायदा लगभग 1-1.5 लाख रुपया में सौदा होता है पिंटू नायक के कत्ल का।
और कुछ पैसा एडवांस भी उसकी भाभी ने छोटे लाल को दिया और छोटे लाल ने फिर उस शख्स को दिया जो अपराधी किस्म का इस तरह का कत्ल या फिर वारदातें करता था। उसके बाद प्लान तय किया गया और प्लान तय करने के बाद जो उसी 12 जनवरी की रात को चुना गया और 12 जनवरी को रात दोनों छोटे लाल और फिर उसके साथ जो अपराधी वाला शख्स रहता है वह पिंटू नायक के घर पहुंचता है। पिंटू नायक खाना वाना खा करके अपने रूम में सोया हुआ था। भाभी को पहले से पता था क्योंकि उसी ने ही फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था कि पिंटू नायक सो गया है और इसके कारण जो है वह घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। दोनों अपराधी जो है आसानी से छत के रास्ते घर में प्रवेश करते हैं और पिंटू नायक अपने कमरे में रजाई ओढ़ करके सोया हुआ था। दोनों अपराधी रजाई हटाते हैं और फिर पिंटू नायक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर उसी छत के रास्ते से भाग जाते हैं। और फिर जो है जैसे ही गोली की आवाज़ आती है माता पिता दौड़ते हैं तो खुद जो पिंटू नायक की भाभी सुनीता रहती है वह भी उसके रूम में पहुंचती है और फिर रोने धोने का नाटक करती है। फिर पुलिस आती है तो सारा बयान देती है और पुलिस जब पूछताछ करती है तो वह किसी भी इस तरह का ज़मीनी विवाद या पैसा कौड़ी को लेकर के जो विवाद था उससे इनकार करती है। लेकिन अभी पुलिस के सामने दोनों अपराधी थे और दोनों अपराधियों का कबूलनामा था। उसके बाद पुलिस जो है अपराध में जो पिस्तल जो बंदूक इस्तेमाल किया गया था उसको बरामद करने के लिए उन लोगों से का बयान लेती है और फिर जहां उसको बरामद करती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया है। तो आज की कहानी किसी को परेशान करना बदनाम करना नहीं, यह बल्कि यह बताना है कि हमें कभी भी लालच या फिर इस तरह के बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर के किया गया हर कार्य जो है एक अपराधी होता है और आपको शायद हमेशा अफसोस ही होता है उस काम के बाद। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।